आज की स्टोरी का टाइटल है चमत्कार, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को ट्यूशन देने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी मां पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता भी चल बसे थे और प्रकाश जीवन के जो मधुर सपने देखा करता था वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे पद पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद थी, पर वे सब अरमान धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 6,000 रुपए महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ जायदाद भी न छोड़ी, उल्टे पत्नी का बोझ और सिर पर लाद दिया। और पत्नी भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 6,000 की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने की जगह देकर उसके आंसू पोंछ दिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और उसमें सारा जरूरी सामान मौजूद था। ऐसा मकान 10,000 से कम किराए पर न मिलता और काम था सिर्फ 2 घंटे का। ठाकुर साहब का लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा निकम्मा, कामचोर। अभी 9वीं क्लास में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे अपने बेटे की तरह समझते थे। वो नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। वो सोचते थे कि अंग्रेजों का नौकर भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और अनुभवी था। शाम का समय था। प्रकाश ने वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह करनी है, वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा। उसे अंदर ले जाकर रमा देवी ने कहा, अब तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू की शादी कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूं। प्रकाश ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में क्या सलाह दे सकता हूं? उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ना तो हो चुका। तो अभी ना करूं, यही सलाह है? अब जैसा आप ठीक समझे, मैंने तो दोनों बातें कह दी। तो कर डालूं? मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। मेरे रहते आप इसकी चिंता न करें। हां, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूं। पेट भरने की चिंता करने वाले पढ़े लिखे नौजवानों में एक तरह की दुविधा होती है जो उन्हें कड़वा सच कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। तो बात पक्की हो गई और शादी की तैयारियां होने लगीं। ठाकुर साहब उन लोगों में से थे जिन्हें अपने ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं था। उनकी नजर में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं ज्यादा कीमती थी। शादी की सारी व्यवस्था प्रकाश के हाथों में थी। 10-12 लाख खर्च करने का अधिकार कुछ कम गर्व की बात न थी। देखते देखते ही फटे हाल लड़का जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए था, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा था। वो चाहता तो थोड़े रुपए बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन वो इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या धोखा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 1 लाख के गहने खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। वो आकर चंपा से बोला, हम तो यहां रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो लाखों रुपए के गहने बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 1 लाख के गहने खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें थी कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूं, कुछ चीजों से आंख ही नहीं हट रही थी। चंपा जलन की भावना से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें भगवान ने दिया वो पहने। यहां तो रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते हैं और चैन करते हैं। इसीलिए कहता हूं कि भगवान बड़ा निर्दयी है।
अपना अपना पुरुषार्थ है, भगवान का क्या दोष। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहां तो घर चलना मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए। और न इस जिंदगी में ऐसी कोई आशा है। कोई ढंग की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहां शादी में कैसे जाऊंगी। सोचती हूं बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी। तुम्हारे लिए साड़ी न लाऊं, अब क्या इतना भी न कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन क्या हमेशा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक गहनों से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। गुजारा ठीक से हो जाए यही बहुत है। मुझे गहनों की इच्छा नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर शर्म और दुख से सिर झुका लिया। क्या चंपा उसे इतना गया गुजरा समझती है? रात को दोनों खाना खाकर लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। वैसे चीजें तुम पहनो तो रानी लगो। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। इतना भी नहीं कहा कि इनमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसे बच्चों की सी बातें करते हो? अरे इसमें बचपने की क्या बात है। कोई उदार आदमी कभी इतनी कंजूसी ना करता। मैंने तो ऐसा कोई उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूं, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूं। अगर 5-7 हजार की कोई चीज दे देते तो वो बेकार न जाती। मगर पैसे वालों का दिल दौलत के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए जगह ही नहीं रहती। रात के 12 बज गए, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही थी। बार बार चमकीले गहने उसकी आंखों के सामने आ जाते। कुछ बादल छा जाते और बार बार बिजली चमक उठती। अचानक प्रकाश चारपाई से उठा। उसे चंपा के शरीर पर कोई भी गहना न देखकर बड़ी दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है, और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वो दबे पांव कमरे से निकलकर बाहर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में 5 फीट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर धीरे से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा पहले नीचे उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वो जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा, कैसा डरा दिया। या कहूंगा, मेरे छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं वो क्या करता है। अगर बक्से की चाबी मिल गई तो फिर जीत है। किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। सब लोग नौकरों पर शक करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगा। फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दे दूंगा जिसमें उसे कोई शक ना हो। फिर जब वो नीचे उतरने लगा तो उसका दिल धड़क रहा था। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, उठो जी, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने का बक्सा उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी ना लगी। वो बक्सा ले गया जिसमें शादी के गहने रखे थे। न जाने कैसे चाबी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस बक्से में सामान रखा है। नौकरों से पूछताछ होगी। बाहर के चोर का यह काम नहीं है। मगर नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नियत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा तो उठा ले गए। अरे तुम जाकर उन लोगों को जरा तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी। तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जंचवाई और चोर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बताया। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सेन नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं उतरी, समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, हाय मैं तो लुट गई भैया, शादी सिर पर खड़ी है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाकर चीजें आई थी, न जाने किस मनहूस का साया पड़ गया। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है, 10-10 हजार रुपए यूं ही रखे रहते थे, कभी एक पाई नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़कर कहा, तुम क्या जानो आदमी का मन कितनी जल्द बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वो कभी चोरी न करेगा ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो अपने आप कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले लें तो अनर्थ ही हो जाएगा। वे बोले, ठाकुर साहब, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना बेकार है। पुलिस माल तो ना बरामद कर सकेगी, हां नौकरों को मारपीट भले लेगी। मेरी तो सलाह यह है कि एक एक नौकर को अकेले में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बात करते हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा? तुम मारपीट भी तो नहीं करते। हां पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी बेकार ही लग रहा है। सामान बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, प्रकाश ने कहा। कोई फायदा नहीं। हां अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगाए तो यकीनन माल निकल आए, लेकिन यहां ऐसी पुलिस कहां। तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा, प्रकाश ने कहा। नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो भी मुझे विश्वास ना होगा। यह किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से है, तुम्हारी छत से भी तो आ सकता है, ठकुराइन ने कहा। हां जरा अपने छत पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया था, ठाकुर साहब ने भी संदेह जताया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। वो बोला, मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूं। हां कोई पहले से मौका देखकर छत पर चला गया हो और वहीं छुपा बैठा रहा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहां पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहां चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, हिचकिचाहट के मारे कुछ कह न सके। प्रकाश ने उनकी बात पढ़ ली। इससे तो साफ होता है कि चोर मेरे ही घर से आया था। अब तो कोई शक नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हां मैं भी यही समझता हूं, लेकिन इतना पता लग जाने से हुआ ही क्या। माल तो जाना था सो गया। अब चलो आराम से बैठें, अब रुपए की फिक्र करनी होगी। प्रकाश बोला, मैं आज ही वो घर छोड़ दूंगा। ठाकुर साहब बोले, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश बोला, अब आप ना कहें तो ना सही, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे सिर बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, क्या पता कि 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो तो रसोई में बैठी होगी, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा भी आहट नहीं सुनाई देगी। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आता हूं, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठकुराइन डरी, अब तुम चले जाओगे भैया तब तो घर और सूना हो जाएगा।
कुछ भी हो माताजी, लेकिन मुझे घर बहुत जल्द ही छोड़ना पड़ेगा। मेरी लापरवाही से चोरी हुई, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने पत्नी से कहा, बड़ा लायक आदमी है। क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। कहीं ये चोर को पकड़ ले तो कच्चा खा जाए। मुझे तो लगता है मार ही डालेगा। देख लेना, कभी ना कभी माल बरामद करेगा, ठकुराइन बोली। अब इस घर में बिल्कुल ना रहेगा, कितना ही समझाओ। किराए के रुपए और दे दूंगा, ठाकुर साहब ने कहा। हम किराया क्यों दे? वो अपने आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ कहते नहीं, ठकुराइन ने कहा। किराया तो देना ही पड़ेगा, ऐसे आदमी को ज्यादा भी देना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूं वो किराया लेंगे ही नहीं, इतने कम रुपए में गुजारा भी तो ना होता होगा। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही अक्सर पूरा दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहां 5,000 महीने का काम और मिल गया है, मगर वो रुपए मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो पैसे सिर्फ गहनों पर खर्च होंगे, उनमें से एक पाई भी घर के खर्च में ना आने दूंगा। चंपा फड़क उठी। पति प्रेम का ये रूप देखकर वो अपने अच्छे भाग्य पर खुश हो रही थी। भगवान में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा के पास ही उसके बक्से, अलमारियों की चाबियां रहती थी, मगर अब प्रकाश का एक बक्सा हमेशा बंद रहता। उसकी चाबी कहां है इसका चंपा को पता नहीं था। वो पूछती, इस बक्से में क्या है? तो वो कह देता, कुछ नहीं, पुरानी किताबें इधर उधर पड़ी रहती थी तो उठाकर बक्से में बंद कर दी। चंपा को शक करने की कोई वजह न दिखाई दी। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वो उस बक्से को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने बक्से को जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे सफेद हो गया। अब शक का बीज उगा, मगर पानी न मिलने से सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही न कर सकी जिससे शक बढ़ता। लेकिन 1,00,000 की जायदाद को इस तरह छोड़ देना कि कहीं उसका ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर से आता तो एक बार बक्सा जरूर खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, गर्मी के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए ही शायद बनाया गया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश नहीं माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, हमारे जैसे घरों में चोरी नहीं होगी। चोर घर में कुछ देखकर ही तो जान खतरे में डालता है, यहां क्या रखा है? प्रकाश ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं है, बर्तन भांडे तो हैं ही, गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो बक्से को खिसका कर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने बक्से की जगह को बदला हुआ देखा तो डरते हुए पूछा, बक्सा तुमने हटाया? यह तो पूछने की कोई बात न थी, झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीजें इधर उधर खिसकी जाती हैं, वो बोली। मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो तो और कौन जानेगा? अच्छा, अगर मैंने हटा ही दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रहा था। मगर जब तक बक्सा खोलकर सब चीजें देख न ले तब तक प्रकाश को चैन कहां। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी उसने बक्सा खोला और गहनों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थीं। पकौड़ियां गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियां पसंद भी थीं। उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक प्लेट में रखीं और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसे देखते ही बक्से को धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, प्लेट में क्या लाई हैं? अच्छा, पकौड़ियां हैं। आज चंपा को शक हो गया, बक्से में क्या है, ये देखने की बड़ी इच्छा हुई। प्रकाश उसकी चाबी छिपाकर कहीं रखता था। चंपा किसी तरह वो चाबी उड़ा देने की चाल सोचने लगी। एक दिन सामान बेचने वाला चाबियों का गुच्छा बेचने निकला। चंपा ने उस ताले की चाबी ली और बक्से को खोल डाला। अरे,
ये तो गहने हैं। उसने एक एक गहने को निकाल कर देखा। अब ये गहने कहां से आए? मुझसे कभी इनकी चर्चा नहीं की। अचानक उसके मन में भाव उठा, अब कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं हैं? चीजें वही थी जिनका वो बखान करते रहते थे। उसे अब कोई शक न रहा, लेकिन इतनी नीच हरकत। शर्म और दुख से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत बक्से को बंद किया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी हिम्मत कैसे हुई? यह गलत भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी गहने नहीं मांगे। अरे अगर मांग भी लेती तो उसका मतलब यह होता कि वो चोरी करके लाएं। चोरी गहनों के लिए? इनका मन इतना कमजोर हो गया। उसके जी में आया कि इन गहनों को उठा ले और ठकुराइन के चरणों पर डाल दे। उनसे कहे, ये मत पूछिए कि ये गहने मेरे पास कैसे आए। आपकी चीज आपके पास आ गई, इसी से संतोष कर लीजिए। लेकिन इसका नतीजा कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वो प्रेम न रहा, न वो सम्मान भाव रहा। बात बात पर उनका झगड़ा होता। उनकी जिंदगी की कमी में उनके बीच में जो प्रेम था वो गायब हो गया। पहले एक दूसरे से दिल की बात कहते थे, भविष्य के ख्वाब बांधे जाते थे, आपस में हमदर्दी थी। अब दोनों ही कटे कटे रहते। कई कई दिनों तक आपस में एक बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि 20,000 रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी। इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से इस बारे में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं एप्लीकेशन भेजते? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 20,000 की सिक्योरिटी मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहां रखे हैं? अजी तुम एप्लीकेशन तो दो। अगर सारी बातें तय हो जाएं तो सिक्योरिटी भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। प्रकाश ने चकित होकर कहा, आप सिक्योरिटी दे देंगे? हां हां, यह कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर चला तो बहुत उदास था। उसे यह जगह अब जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे चोट पहुंचा रहे थे। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचल रही थी। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने मुंह फेर लिया। एक पल के बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों सिक्योरिटी दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, फिर और किससे दिलवाता? यही न होता कि काम न मिलता, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएंगे। तुम ये कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूं? चंपा ने बेरुखे मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सुन्न रह गया। उसने चंपा को चुपती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके भावों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना उसे परेशान करने लगा। उसके मन में सवाल उठा, इन शब्दों में कहीं कोई ताना तो नहीं छुपा हुआ है? चंपा ने बक्सा खोलकर तो नहीं देख लिया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो इस समय कुछ भी कर सकता था। खाना खाते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे ये उसकी जिंदगी या मौत का सवाल हो? चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को संतोष न हुआ। क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? वो बोला। चंपा ने पिंड छुड़ाना चाहा। तुम तो जुबान पकड़ लेते हो। ठाकुर साहब के यहां इस शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके। 10-20 हजार रुपए की चीजें घर ही रख ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई। और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खोले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने अपमान के भाव से कहा,
जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे, उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूं। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती कि तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, कुछ याद है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो किराया भी देते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहां जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी नौकरानी जब नागा करती है, खबर मिलते ही वो अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी और दिन में 2 बार हाल चाल भी पूछने आया करते थे। ये जमानत ही क्या छोटी बात है? अपने रिश्तेदारों तक की सिक्योरिटी तो कोई जल्द करता नहीं। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए 20,000 रुपए निकाल कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो रुपए तो उनके ही जब्त हो जाएंगे ना। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे, उसके लिए हमें जान भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, ये उस वक्त मालूम होता है जब उसे चीरा जाता है। मन का पाप उस वक्त मालूम होता है जब उसे हमारे सामने खोलकर कोई रख देता है। किसी सामाजिक या राजनैतिक अन्याय का व्यंग्य चित्र देखकर क्यों हमारे मन को चोट लगती है? इसीलिए कि वो चित्र हमारी जानवरों वाली हरकतों को खोलकर हमारे सामने रख देता है। वो जो बहुत बड़े से समुद्र में बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे एक जगह आकर सब बहुत बड़ा हो जाता है। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है, उफ़्फ़ो। चंपा के इन अपमान भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि पैदा कर दी। वो बक्सा कई गुना भारी होकर पहाड़ की तरह उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ पाप एक जगह इकट्ठा होकर उसे कचोटने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी जश्न के लिए उसके यहां मेहमानों की दावत थी। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी, बीरू और उसकी नई नवेली बहू सभी आए हुए थे। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई थी। बाहर 2-4 दोस्त गा बजा रहे थे। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। 4 पाइयां नहीं है, बिछाने के लिए कुछ नहीं है और न ही इतनी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? उसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश विनती करता ही रहा, इतना कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे, बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का बक्सा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीने पहले वो इसी तरह कांपते दिल के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था और आज कांटा निकलने का। तब बुखार चढ़ा था, वो पागलपन, बेचैनी और घबराहट से भरा हुआ था, और आज बुखार उतर रहा था, इसीलिए सब शांत और ठंडा था। तब कदम पीछे हट रहे थे, आज आगे बढ़ रहे थे। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला। अंदर जाकर ठाकुर साहब के बिस्तर के नीचे बक्सा रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से दरवाजा बंद किया और घर को लौट पड़ा। हनुमान संजीवनी बूटी वाला पहाड़ उठाए जिस गर्व और आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उसकी जान सूखी जा रही थी, मानो किसी गहरी अंतहीन खाई में गिरा जा रहा हो। आज बक्से को लौटाकर उसे लगा जैसे वो किसी हवाई जहाज में बैठा हुआ आसमान की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था। उसने चाबियां उसके सिरहाने रख दी। ठाकुर साहब सुबह सुबह ही चले गए। प्रकाश शाम के वक्त पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेचैन होकर जल्दी जा पहुंचा। देखना चाहता था कि वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेन ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बापूजी,
कल आपके यहां की दावत बड़ी शुभ थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी शुभ दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा बक्सा मिल गया, एक चीज भी गायब नहीं हुई, जैसे सिर्फ रखने के लिए ले गया हो। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक वो अपनी आंखों से बक्से को न देख ले। कभी ऐसा भी हो सकता है कि चोरी हुआ माल 6 महीनों के बाद मिल जाए, वो भी वैसे का वैसा। बक्से को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही। ठाकुर साहब बोले, अरे किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही भाई, तुम्हारी ही क्यों। बीरू की मां कहती है कोई दिव्य घटना है। आज तो मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश ने कहा, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी विश्वास ही ना होता। ठाकुर साहब बोले, आज इसी खुशी में हमारे यहां दावत होगी। प्रकाश बोला, आपने कोई पूजा पाठ या यज्ञ तो नहीं कराया था। ठाकुर साहब बोले, पूजा पाठ तो 20 ही कराए। अरे तो फिर ये बस पूजा पाठ का ही चमत्कार है ठाकुर साहब। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहां हमारी दावत है, मैं कल ही 1000 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो हजारों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। दोस्तों, इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी से भी न जाने कितनी ही सीखें हमें मिल जाती हैं। आइए फिर भी कुछ सीखें, कुछ सबक समराइज कर लेते हैं। इस कहानी में मुंशी जी ने बताया है कि लालच इंसान को क्या से क्या बना देता है। प्रकाश पढ़ा लिखा था और एक बच्चे को पढ़ाता भी था, तो इस हिसाब से वो गुरु भी हुआ, लेकिन लालच ने उसे नीचे गिरा दिया था, उसे चोर बना दिया था। ठाकुर साहब ने उस पर कितने एहसान किए, उसे अपना परिवार माना, लेकिन लालच ने प्रकाश की आंखों में उनकी सब अच्छाइयों को धुंधला कर दिया था। हम यहां साफ साफ देख सकते हैं कि गलत काम करने के बाद इंसान कितना डरा हुआ और घबराया हुआ सा रहने लगता है। गहने चुराने के बाद प्रकाश को एक पल भी चैन नहीं मिला। वो घड़ी घड़ी बक्से को चेक किया करता था। इंसान जब एक झूठ बोलता है तो उसे छुपाने के लिए वो और झूठ बोलता चला जाता है और एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। हमें यहां यह भी सीख मिलती है कि हमें किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आपकी सावधानी आपको कई हादसों से बचा सकती है। हां, प्रकाश ने बहुत गलत काम किया था, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसने गहने लौटाकर यह साबित कर दिया कि अपनी गलती मानना और उसे सुधारना एक अच्छे इंसान की निशानी है। हमारे सामने भी जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जब गलत रास्ते की ओर जाना ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन वो रास्ता आगे जाकर हमें केवल दुख और तकलीफ ही देगा। उस कमजोर पल में अगर आपने या मैंने खुद को डगमगाने नहीं दिया तो हम खुद को बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेंगे। शॉर्टकट या गलत रास्ता सिर्फ कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, भले ही वो आपको थोड़े ज्यादा पैसे दे दे, लेकिन सुकून और चैन कभी नहीं दे सकता। इसीलिए अपना रास्ता संभल कर चुने, यही फैसला करते हैं हम, है ना? उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक जरूर लिखिए। आपके एक्सपीरियंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स जरूर एक्सप्रेस कीजिए। अगली स्टोरी आप कौन सी सुनना चाहेंगे, किस राइटर की सुनना चाहेंगे, आप हमें यह भी जरूर सजेस्ट कीजिए। बहुत जल्द एक नई स्टोरी या एक बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए